Don't forget to subscribe. नमस्कार दोस्तों, ग्रेविटी कोचिंग के इस ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रीट 2025 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे साइकोलॉजी के, उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। अधिगम नामक टॉपिक को अपन ने सॉल्व कर लिया था। अब आज नया टॉपिक लेके आपके साथ उपस्थित हूँ, अभिप्रेरणा। अधिगम से संबंधित ही टॉपिक है। इसमें अभिप्रेरणा टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चंस आते हैं। अभिप्रेरणा टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय अपन को ध्यान में रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करें वो सारे क्वेश्चंस पॉजिटिव फीडबैक के साथ हल होने चाहिए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है? शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पौना बनाती है, नहीं बनाती। ज्ञान का पृथक्करण करती है, नहीं करती। शिक्षार्थी एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है, नहीं बहु दिशाओं में सोचने योग्य बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाता है? कौन सा परिवर्तन सीखने की श्रेणी में होता है? सीखने का मतलब यहाँ अधिगम ही हो जाएगा, और अधिगम क्या होता है? जो स्थायी परिवर्तन होता है। और अपना जो चौथा नंबर का ऑप्शन है, अभ्यास और अनुभूति दोनों से होने वाला स्थायी परिवर्तन। तो स्थायी परिवर्तन किस में रहेगा? सीखने की श्रेणी में रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा जन्मजात व आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? जहाँ पे भी नहीं शब्द आए, या तो उसको अंडरलाइन कर लेना या उसको हाईलाइट कर लेना। भूख जन्मजात है, प्यास जन्मजात है, उपलब्धि की आवश्यकता जन्मजात नहीं है, यौन प्रवृत्ति जन्मजात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि की आवश्यकता। ये जन्मजात अभिप्रेरणा नहीं है। ये कौन सी अभिप्रेरणा है? अर्जित अभिप्रेरणा है। उपलब्धि किसी को मिले, किसी को नहीं मिले। अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। अभिप्रेरणा का सही क्रम कौन सा होता है? सबसे पहले अपन को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होगी तो अपन प्रणोद कार्य करेंगे चालक के रूप में, और प्रणोद यदि हो गया तो वहाँ पे अपन को प्रोत्साहन मिलेगा पुनर्बलन के रूप में। तो सबसे पहले आएगी आवश्यकता, फिर प्रणोद और फिर प्रोत्साहन। सी नंबर का ऑप्शन देखो, सी नंबर के ऑप्शन में क्रम से है आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होती है? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है। मजबूत तो करती है, लेकिन स्मरण शक्ति, रुचि नहीं होगी तो स्मरण शक्ति कैसे मजबूत होगी? छात्रों को एक दिशा में सोचने की योग्यता विकसित, नहीं बहु दिशा में सोचने की विकसित करती है। गत सीखे गए को नए अधिगम से अलग नहीं जोड़ती है। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? नहीं शब्द आ गया तो नहीं वाला देखना अपन को। फर्स्ट ऑप्शन है आवश्यकता, होती है। भौतिक संरचना नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जन्मजात का प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? भौतिक संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोदेहिक मनोवैज्ञानिक दशाओं और उसे सुनिश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की ये परिभाषा देने वाला कौन था? परिभाषा वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो शारीरिक, और उन क्वेश्चंस में एक की पॉइंट होता है, जैसे इस क्वेश्चन में की पॉइंट है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं किसने दी थी? गेट्स ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेट्स व अन्य। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, 8 नंबर का क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा में समायोजित किया जाता है। बाह्य अभिप्रेरणा में क्या क्या समायोजित किया जाता है? प्रशंसा और दोषारोपण होता है। प्रतिद्वंद्विता बाह्य अभिप्रेरणा में होती है। पुरस्कार और दंड होता है। परिणाम का ज्ञान होता है। उपरोक्त सभी। तो बाह्य अभिप्रेरणा में ये सारी चीज़ें समायोजित होती है।
अगला क्वेश्चन देखो, 9 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? नहीं को अंडरलाइन करना है। इसका ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन है ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, सही आंसर है। ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, सही आंसर है। ये मनोवैज्ञानिक दशाओं को पूर्ण करने में सहायता करता है, सही है। ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर करता है, ये गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा है, राइट नहीं पूछा। यदि सही पूछता तो ये बेस्ट फर्स्ट जो 3 ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन क्या है? सही आंसर में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास 10 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? देखो, ये हमेशा सफल होते हैं नहीं, कभी ना कभी तो असफल होते हैं। कार्य करने से आनंद आता है, सही बात है। कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, सही है। चुनौती वाले कार्यों को पसंद करते हैं। तो विशेष आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही कौन सा नहीं होगा कि ये हमेशा सफल होते हैं? जरूरी थोड़ी है ये हमेशा सफल होंगे, कभी ना कभी तो असफल भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 11 नंबर का क्वेश्चन है। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? तो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां 14 होती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक है? निंद्रा जन्मजात अभिप्रेरक है। खेलना जन्मजात नहीं है। प्रशंसा जन्मजात नहीं है। क्रोध भी जन्मजात नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निंद्रा। निंद्रा अभिप्रेरक है, वो एक जन्मजात अभिप्रेरक है। अगला क्वेश्चन देखो, 13 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से अभिप्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया था? गेरेट ने अभिप्रेरक 3 प्रकार के बताए थे। फर्स्ट अभिप्रेरक उसने बताए थे दैहिक। कौन से अभिप्रेरक थे? दैहिक अभिप्रेरक। दूसरे उसने मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक बताए थे। कौन से अभिप्रेरक थे? मनोवैज्ञानिक। और तीसरे उसने सामाजिक अभिप्रेरक बताए थे। तो गेरेट ने 3 प्रकार के प्रेरक बताए थे, दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। जो 4 नंबर का ऑप्शन है उसमें ये तीनों अभिप्रेरक आ रहे हैं। तो गेरेट के अनुसार अभिप्रेरक है वो कौन से हो गए? दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अभिप्रेरक। अगला क्वेश्चन देखो, 14 नंबर का क्वेश्चन है। में प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया। मेस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग में से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? यानी मेस्लो ने अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। और वो 2 भाग कौन से थे? एक तो जन्मजात थे और एक कौन सा था? अर्जित था। एक अभिप्रेरक जन्मजात होते हैं और एक अभिप्रेरक अर्जित होते हैं। और ये ऑप्शन अपने बी नंबर में है, जन्मजात और अर्जित। तो मेस्लो के अभिप्रेरक कौन से हो गए? बी ऑप्शन सही हो गया, जन्मजात और अर्जित। अगला क्वेश्चन देखो, 15 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखिए तो अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? वही वापस आ गया, नहीं वर्ड आ गया। कार्य के लक्ष्यों को स्पष्ट करना चाहिए, सही है, बात है, कार्यों के लक्ष्यों को स्पष्ट करना चाहिए। शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए, सही है, उससे उसकी सामाजिकता बढ़ेगी। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न करना नहीं। इनामों का प्रलोभन देंगे उसको तो वो वापस लालची प्रवृत्ति का इंसान बन जाएगा और उसमें बालकों के प्रति प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न हो जाएगी। स्टार्टिंग में यही बात बोली है कि अभिप्रेरणा की क्वेश्चनों को सोल्व करते समय अपन को पॉजिटिव फीडबैक के साथ क्वेश्चन करना है। 4 नंबर का ऑप्शन है बालकों में अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करने चाहिए, ये भी सही बात है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? 3 नंबर का हो गया, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। ये क्या नहीं है? अध्यापक का कोई प्रभाव कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन अपने पास 16 नंबर का क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है, भूख कौन सा क्या चीज़ है अभिप्रेरणा के संदर्भ में? तो भूख अंतर्नोद होती है। क्या होती है? अंतर्नोद। अगला क्वेश्चन देखो, 17 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। अभिप्रेरणा से सबसे पहले आता है आवश्यकता, आता है, दूसरा आता है अंतर्नोद,
सही है। तीसरा होता है प्रेरणा या पुनर्बलन, लेकिन मूल प्रवृत्ति है वो क्या नहीं है, अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है, अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है। 3 ही तत्व होते हैं अभिप्रेरणा के, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखो, 18 नंबर का क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के संबंध में प्यास है। अभिप्रेरणा के संबंध में प्यास क्या होती है? ये जो भूख प्यास ये होती है, ये सभी चीज़ें अंतर्नोद होती है। तो अभिप्रेरणा के संबंध में प्यास क्या हो गई? अंतर्नोद हो गई, जिसको अपन चालक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चालक भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये अपने 18 क्वेश्चन थे अभिप्रेरणा से संबंधित। इसी प्रकार बने रहें, हम रीड की इसी प्रकार से तैयारी करवाते रहेंगे। अभी बाकी कुछ ही दिन बचे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू।